दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेल, कोशिका। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेल। सेल क्या है? तो प्यारे साथियों, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यानी सेल है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी हमारी बॉडी के को बनाने में सेल का बहुत योगदान होता है। दोस्तों बात करते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। सेल की सबसे पहले खोज 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी के अंदर सेल की खोज की थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को खोजा था वो एक डेड सेल थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फादर ऑफ साइटोलॉजी या हु वॉज द फादर ऑफ डेड सेल, तो वो रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को ही साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है और स्टडी ऑफ सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करने को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बाद में 1674 के अंदर एंटोनी वॉन लोवेनहुक आया था, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। और एंटोनी वॉन लोवेनहुक को ही फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप का खोज था वो एंटोनी वॉन लोवेनहुक ने ही किया था। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो सेल है, इस सेल्स की हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म है वो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है और ओवम है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। ये हमें याद रखना है। सेल थ्योरी के बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं दोस्तों सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की बात करते हैं दोस्तों। सेल थ्योरी 1838 से लेकर 1839 के अंदर दो जर्मन साइंटिस्ट थे, स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के अंदर पहली बात दोनों ने क्या बताया, उन्होंने बोला था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। यानी जो भी प्राणी होता है वो एक सेल से मिलकर बना होता है। जो भी प्राणी होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। ये बात किसने बोला था? ये बात बोला था जर्मन साइंटिस्ट स्लाइडर और स्वान ने। उन्होंने दूसरी बात बोली थी कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं, यानी न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ ओल्ड सेल्स। जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो ओल्ड सेल से ही बनते हैं। और ओल्ड सेल से कैसे? क्योंकि जब ओल्ड सेल होती है उनका डिवीजन होता है और उसके बाद में नई सेल क्रिएट होती है। और थर्ड नंबर पे जर्मन साइंटिस्ट स्लाइडर और स्वान ने सेल थ्योरी में दिया था कि सेल इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी सेल होती है वो हमारी बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए ब्रेक्स जो ईंटों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की बहुत जरूरत होती है। लेकिन सेल थ्योरी के अंदर दोस्तों न्यू कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी ऐड हुआ था। उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार सेल थ्योरी में ये बताया कि फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि ऑल सेल्स कंटेन्स डीएनए। जितनी भी सेल्स होती है उनके पास में क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए आर पास्ट वन जनरेशन टू अनदर या नेक्स्ट।
यानी डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। दूसरी 5th नंबर पे अगर हम इसमें बात करते हैं सेल थ्योरी में, तो वो है कि ऑल बायोकेमिकल एक्टिविटीज अकर इन द सेल्स। जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है वो किस में होती है, वो सेल्स के अंदर होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। सेल थ्योरी के बाद में दोस्तों हमने सबसे पहले सेल की डेफिनेशन पढ़ा। सेल की डेफिनेशन के बाद में हमने सेल्स के डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जाना। डिस्कवरी के बाद में हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल जो सेल्स होती है वो दोस्तों दो प्रकार की होती है। सेल्स होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स do not have membranes and a nucleus। यानी एक वर्ड में मैं बोल सकता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो वेल डेवलप न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं होता है और वेल डेवलप इसके अंदर ऑर्गन नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केवल जो सही ढंग से पाया जाता है वो उसका डीएनए ही मिलता है और इस तरह की जो सेल्स होती है बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर जो होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। हमें इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स आर well developed and they have well developed nucleus, nuclear membranes and बाउंडेड ऑर्गन्स। यानी इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर सारे ऑर्गन होते हैं जैसे कि सेंट्रल न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से हम और इस तरह की जो सेल्स होती है वो हमारे एनिमल्स के अंदर मिलती है और फंगाइस के अंदर मिलती है, ह्यूमन के अंदर मिलती है। कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें जो होता है राइबोसोम वो 80S टाइप का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। अब दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको सेल्स की कंसाइज करके सेल के बारे में इतना बताया। अब हम बात करते हैं कि सेल हैज मेन 3 कंपोनेंट। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि सेल के चारों तरफ एक बाउंडेड एक मेम्ब्रेन्स होती है जो सराउंडिंग में, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों सेल्स के अंदर एक जेली लाइक सबस्टेंस पाया जाता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है और एक हार्ड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये गोल्जी बॉडी है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वैक्यूल्स है, ये सेंट्रोसोम है, ये लाइसोसोम है और राइबोसोम भी इस तरह से बिखरे होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर भी एम्बेडेड होते हैं कौन? राइबोसोम होते हैं। तो इस तरह से ये सेल की एक कॉमन स्ट्रक्चर है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सेल के पार्ट फर्स्ट में हम 3 स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे आज हम। फर्स्ट है आपकी सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों साइटोप्लाज्म के बारे में और थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में। तो मैं आपको 1 बाय 1 एक के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन जो वह ब्लू कलर से आपको इसमें दिख रही है, इस टाइप के जो सराउंडिंग है,
इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज बाउंडेड टू सेल्स ऑर्गेनल्स, ये चारों तरफ से सेल्स ऑर्गेनल्स को क्या करती है, घेरे रखती है। इट इज ए सेमी परिवेबल मेम्ब्रेन, ये कैसी मेम्ब्रेन है, ये सेमी परिवेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परिवेबल का मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही इसके अंदर एंट्री करते हैं और कुछ सब स्पेसिफिक सब्सटेंस ही एग्जिट करते हैं, इसलिए इसको हम सेमी परिवेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। Cell membranes play crucial role in maintaining, transporting and communication, यानी एक तरह से सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, सेल में कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना है, कौन सा बाहर आना है, इसके कंट्रोल करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। और सेल्स की शेप साइज को मेंटेन करने के लिए, सेल्स के ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने का, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये सेल्स का ही, मेम्ब्रेन का ही रोल होता है। दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आज हम थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेते हैं कि जो सेल्स मेम्ब्रेन्स होती है, सेल्स मेम्ब्रेन्स हैज ए स्पेसिफिक, यानी ऐसे बोल सकता हूँ, हैज ए स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी ये सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, यानी ये फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड अंदर इस पोजीशन में होता है, जैसे ये, उसके बाद दोस्तों इस तरह से फॉस्फोलिपिड इसमें होता है और इस तरह से होता है, देखो इस तरह से इसमें फॉस्फोलिपिड अंदर गया। लेकिन इसमें फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड में जो इस टाइप से एक हेड एंड होता है और ये टेल एंड होता है। टेल एंड होता है वो इनसाइड में होता है, इसका काम होता है वाटर को रिपेलिंग करने का काम होता है। और ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है जो टेल एंड होता है फॉस्फोलिपिड का, और जो फॉस्फोलिपिड का हेड एंड होता है ये वाटर को अट्रैक्टिंग करने का काम करता है। ये इस तरह से इसका ये ग्लिसरॉल और इससे मिलकर बना होता है दोस्तों, ये हेड एंड इसका वाटर अट्रैक्टिंग का काम करता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक मेन कंपोनेंट हो गया आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अलावा दोस्तों इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो तो क्या होती है, सिग्नल और सपोर्टिंग का काम करती है, जो कि इसकी सरफेस के ऊपर पाई जाती है। एक इंटरनल प्रोटीन होती है, अंदर धसी होती है, उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, उसका काम होता है ट्रांसपोर्टिंग का काम। यानी सेकंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस तरह से हम 1 by 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स के बाद सेल मेम्ब्रेन में आता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के बाद दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही सेल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और कोलेस्ट्रॉल होता है वो सेल्स को एक तरह से, मतलब जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रिजिड होने से बचाता है, और जहाँ पे मतलब गर्म वाले मौसम में लिक्विफाई होने से बचाता है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का भी एक अच्छा रोल होता है। और कोलेस्ट्रॉल के बाद दोस्तों इसके अंदर 4th नंबर की जो स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, एक वर्ड ऐसे लिख सकते हैं हम, CHO। इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसका भी एक अच्छा रोल होता है। जैसे किसी भी सेल्स को रिकॉग्नाइजेशन करना है, किसी भी सेल्स को एडिशन करना है, और सिग्नलिंग का काम भी हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है। इस तरह से दोस्तों हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, ये चारों ही मिलते हैं, और इनकी वजह से ही हमारे सेल्स के जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जितने भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो इनकी वजह से होता है। जैसे प्रोटीन होती है वो एक प्रोटेक्शन का, सिग्नलिंग का काम और सपोर्टिंग का काम करती है। फॉस्फोलिपिड की वजह से
कोई भी सेल्स मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वाटर को अट्रैक्शन करना है, यानी सेमी परमेबिलिटी का काम भी कौन करती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन करती है। प्रोटेक्शन का काम भी कौन करती है, सेल को किसी को रिकॉग्नाइजेशन करना है, एडिशन करना है या फिर सिग्नलिंग का काम करना है, वो कौन करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। इस तरह से जो सेल्स होती है उस सेल्स के बहुत सारे फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उनको दोस्तों हम वन बाय वन हम पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन होता है कि इट प्ले एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से कुछ सब्सटेंस होते हैं वो अंदर एंट्री करते हैं और बाहर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही कोई भी सेल्स होती है उसका सेल मेम्ब्रेन ही होती है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखती है। किसी भी सेल्स की पर्टिकुलर साइज और शेप भी आपको सेल मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करती है। इस तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर हम वन बाय वन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, जो सेल्स मेम्ब्रेन होती है उसका हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि सेलेक्टिव, जैसे बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन होता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी का। सेलेक्टिव परमेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें आता है कि रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, यानी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी का काम करती है और उसी के द्वारा कौन सा सब्सटेंस बाहर आना है कौन सा अंदर जाना, उनको रेगुलेट करने का काम भी आपकी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी सेकंड नंबर का आता है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट वो भी सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराती है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी इसमें आता है मूव मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट थ्रू द पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी दोस्तों हमारा हम बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का बाहर आना और अंदर जाना ये होता है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है डिफ्यूजन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ होती है वो फ्लो होकर क्या लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है, तो वो आता है हमारा डिफ्यूजन के अंदर। और ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, लेकिन किसी मेम्ब्रेन, बीच में कोई मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके जाती है, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अगर आपको डिफ्यूजन प्रोसेस को समझना है तो जैसे कोई सेंट लगाता है उसकी खुशबू हमारे तक पहुंच जाती है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रहती है, तो वो आप उसको हम डिफ्यूजन के तरह समझ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है दोस्तों कुछ मॉलिक्यूल्स होता है उनका क्या होता है इन और आउट होते हैं। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक आता है आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी सेल्स होती है वो क्या करती है किसी भी डेड सेल्स को फैगोसाइट यानी उसको इंगल्फ कर सकती है, उसको निगल सकती है। इसी तरह से दोस्तों एक होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में सेल होती है इंगल्फ द लिक्विड एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेज। डिजॉल्व सब्सटेंसेज और लिक्विड सब्सटेंसेस को क्या कर लेती है, निगल जाती है, उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और एक वर्ड होता है एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, रिलीजिंग सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल्स, यानी कुछ सब्सटेंस होता है वो सेल्स से रिलीज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। तो 3 वर्ड आपको याद रखना है, एक याद रखना है फैगोसाइटोसिस, एक याद रखना है दोस्तों पिनोसाइटोसिस और एक एक्जोसाइटोसिस। इसके बाद दोस्तों सेल मेम्ब्रेन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा टॉपिक है, जिसको हमें वन बाय वन एक एक पढ़ना है, क्योंकि इस तरह का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही हमारे एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद बात करते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म के बारे में।
साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। सेल एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। पहला तो हमें ये याद रखना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, और जितनी भी ऑल बायोकेमिकल एक्टिविटीज अकर इन साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ये भी हमें दोस्तों याद रखना है। अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के कंटेंट, यानी साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म, तो दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल की बात करता है, इट इज ए इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, इट इज ए जेल लाइक सब्सटेंस, इसको हम साइटोसोल्स बोलते हैं। साइटोसोल्स के अंदर आयंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल सब्सटेंस उसके अंदर डिजोल्व होते हैं। किसके अंदर? साइटोसोल्स के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों साइटोसोल की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइटोसोल्स का अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो एक वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि साइटोसोल एक्ट एज ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी बायोकेमिकल के लिए एक्टिविटीज के लिए मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वो आपका साइटोसोल ही प्रोवाइड करता है। और साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल क्या? जेल लाइक सब्सटेंस है, यानी इट इज ए सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड मेड अप ऑफ वाटर। ये क्या? पानी से मिलके बना होता है। पानी इसमें कितना होता है? 70 से 80% पानी साइटोसोल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उस पानी के अलावा इसमें अंदर आयंस, एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट और डिजोल्व मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, सेकंड जो आता है साइटोसोल्स के बाद में, वो आता है ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जैसे आपका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म का थर्ड नंबर का पार्ट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। थर्ड नंबर का अगर हम पार्ट की बात करते हैं, सेकंड नंबर का हमने पढ़ ही लिया है, ऑर्गेनल्स है, और थर्ड नंबर पर आता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं वो इंक्लूड हम किसमें करते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो साइटोप्लाज्म के 3 पार्ट हो गए, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, ये हमें याद रखना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक वर्ड में कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसका मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। लेकिन फंक्शन से पहले मेरे कई बार ऐसा माइंड में आता है कि साइटोप्लाज्म के हमने 3 पोर्शन ये पढ़ लिए कि साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है, ऑर्गेनल्स होता है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म होता है वो 2 टाइप का होता है। जो सेल्स के मिडिल में पाया जाता है वो एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म होता है, और जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास सराउंडिंग मतलब नियरेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। और जो बिल्कुल मिडिल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म बोलते हैं, और बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म, जो नियर सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। अब हम दोस्तों याद रखते हैं कि फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो इसके अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जो जेल लाइक सब्सटेंस, वो किसी भी सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, एंड इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यानी
मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है जितनी भी, उनके लिए क्या मीडियम या स्पेस प्रोवाइड कौन करता है? वो साइटोप्लाज्म करता है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ सबस्टांसेज, जैसे कुछ एसेंशियल एंजाइम्स, कुछ आयंस, कुछ न्यूट्रिएंट्स, उन सबको स्टोर करके कौन रखता है? स्टोरेज का काम भी कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है। इसी तरह से प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है इसको भी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? वो भी हमारा साइटोप्लाज्म करता है। और लास्ट इसका फंक्शन होता है फैसिलिटेट्स सेल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल ऑर्गेनल्स, एक दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम भी कौन करवाता है? साइटोप्लाज्म ही कराता है। दोस्तों इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा सेल्स मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरे नंबर पर जो मेन स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर जो आती है हमारी, उसी के बारे में दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट, न्यूक्लियस। मेरा सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और लाइसोसोम, राइबोसोम, सब के बारे में स्टडी करेंगे। आज सिर्फ हमने सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म और लास्ट न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे व्हाट इज द न्यूक्लियस, यानी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी उसके फंक्शन होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल्स के सेंटर में होता है। और न्यूक्लियस तो आप जानते ही हो, पूरी सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम न्यूक्लियस के बारे में लास्ट में जान लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। और तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के बारे में दोस्तों, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स, यानी सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। एंड न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस होता है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करने का काम भी, और उसको स्टोर करने का काम भी। जैसे साइटोप्लाज्म प्रोटेक्ट का काम करता है, लेकिन स्टोर करने का काम भी कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। और रेगुलेटिंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, यानी जितने भी हमारी सेल्स की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जैसे कोई सेल ग्रोथ करती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, उन सब एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम हमारा न्यूक्लियस करता है। और जो न्यूक्लियस की अगर दोस्तों हम स्ट्रक्चर बात करते हैं, तो थोड़ा सा न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो चारों तरफ से न्यूक्लियस को बाउंडिंग करने का काम करती है, चारों तरफ से घेरे रखती है। लेकिन इसके बीच बीच में इस तरह से न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर के अंदर आपको पता है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस होता है और ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। और इस तरह से इसके अंदर बाकी डीएनए अंदर होता ही है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है, उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो इसके बीच बीच में जो गैप होता है इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसी से क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, यानी इसके अंदर की चीज़ें वो बाहर आती है और बाहर वाली चीज़ें साइटोप्लाज्म से वो न्यूक्लियोपोर के माध्यम से एंट्री करती है। और लास्ट में अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे राउंड बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों मेन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियर पोर।
ये 4 मेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए भी सेव रहता है। तो हम दोस्तों 1 बाय 1 एक एक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में सबसे पहला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डबल मेम्ब्रेन, देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन है, और जो दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रखती है। अगर इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो होता है प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। और इसके अलावा दोस्तों एक फंक्शन और होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कंटेंस न्यूक्लियर पोर होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये होते हैं, इस तरह से बीच बीच में गैप होता है, इनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इनकी वजह से ही कुछ मटेरियल होता है, सब्सटेंस, वो बाहर आता है, कुछ अंदर जाता है। सेकंड आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस होता है वो हमारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। कौन? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आयंस होता है, एंजाइम्स होते हैं, और क्रोमेटिन यानी डीएनए इसी के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रहता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रोमेटिन, डीएनए के बारे में। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें डीएनए और प्रोटीन होती है, जो कि डीएनए रैप्ड अराउंड द प्रोटीन्स स्टोन्स फॉर्मिंग ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि डीएनए होता है वो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होता है, और प्रोटीन जो उसको बाइंड करके रखती है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन होती है। और इस डीएनए की वजह से ही हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लक्षण होते हैं वो जाते हैं। तो इसका फंक्शन होता है डीएनए का स्टोर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इतना हमें याद रखना है। दूसरा होता है सेल डिवीजन में भी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। यानी जो क्रोमेटिन होता है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन किस में बन जाता है? क्रोमोसोम में बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियोलस। जो इस तरह की सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ए स्मॉल डेंस रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका काम होता है दोस्तों प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए। यानी जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या करता है? प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम न्यूक्लियस के अंदर कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। यही आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर इज ए ओपनिंग इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है दोस्तों? अलाउ सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक आरएनए, प्रोटीन्स, आयंस, ये हमें याद रखना है। और उसके अलावा दोस्तों न्यूक्लियर अगर हम एक वर्ड में बोलते हैं तो हमें इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियस स्टोर एंड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। यानी न्यूक्लियस की वजह से ही हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर हो पाता है, और उसका प्रोटेक्शन भी न्यूक्लियस ही करता है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। जितनी भी सेल एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का काम भी न्यूक्लियस करता है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करने का काम भी न्यूक्लियस करता है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। ये भी काम होता है, ये भी न्यूक्लियस का ही होता है। फोर्थ होता है राइबोसोमल प्रोडक्शन। राइबोसोमल प्रोडक्शन का काम भी हमारा न्यूक्लियस ही करवाता है। और 6 नंबर का होता है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट वो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से करवाता है। इस तरह से दोस्तों हमारा सेल मेम्ब्रेन, आज हमने सेल मेम्ब्रेन
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट होगा सेल का पार्ट सेकंड, उसके अंदर हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों हमारा आज का सेल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।